संविधान कहता है कि देश के नागरिकों को जीवन का अधिकार मिला है, लेकिन जब बड़ी बड़ी एजेंसियां यह दावा करती हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा में सांस लेना जिंदगी पर खतरे के बराबर है, तो फिर कहां है संविधान का अधिकार? क्यों नहीं है सरकारें खबरदार? हालत यह है कि छोटे बच्चों को घर से पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए अपने वकीलों को घर से ही ऑनलाइन पेश होने की छूट दे दी है। लेकिन क्या सब घर पर बैठ जाएंगे? जवाब है नहीं। और तब देखिए आज क्या हुआ है, जब अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज दिल्ली पहुंचे तो अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मान समारोह के दौरान ही मेसी को देखने पहुंचे फैंस दावा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने आने पर AQI का नारा लगाने लगे। आम आदमी पार्टी और उनके नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा वीडियो डाला गया है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्टेज पर आने के दौरान स्टैंड में खड़े लोगों के बीच से AQI का नारा सुनाई देता है। हवा की धीमी रफ्तार और खराब मौसम ने दिल्ली को एक बार फिर गैस चेंबर बना दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार तीसरे दिन हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई, स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी। रविवार को सुबह राजधानी के कई इलाकों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया। दिल्ली NCR में बिगड़े हालात को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने गाजियाबाद और नोएडा की वायु प्रदूषण कम करने को लेकर योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की और एयर क्वालिटी कंट्रोल एक्शन प्लान्स को लागू करने का निर्देश दिया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड से ऑनलाइन मोड में कर दिया है। घने कोहरे के कारण 68 उड़ानें रद्द हुई, 5 उड़ानों का रास्ता बदला गया। उत्तर भारत के कई अन्य हवाई अड्डों की तरह दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर भी घने कोहरे के कारण रनवे पर विजिबिलिटी कम हो गई। एयर पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं तो उसको एक एपिडेमिक की तरह मानता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ पैंडेमिक। अगर हम डेटा देखें तो पिछले साल का जो ग्लोबल हेल्थ डेटा है वर्ल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एयर का, उसमें 8.1 मिलियन डेथ्स की एस्टिमेट हुई थी। इट इज़ अ साइलेंट किलर। पिछले महीने की शुरुआत में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली वालों को ये चेतावनी दी थी। तब नवंबर में औसत AQI 345 था, लेकिन अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया, जिसका मतलब बेहद गंभीर श्रेणी। प्रदूषण की 500 AQI के पार चले जाने को आप ऐसे समझिए कि ये सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक स्थिति। सर्दियों में दिल्ली हर बार की तरह मुश्किल में है, लेकिन इस बार तो सबकी हवा खराब है। करीब 18 सिगरेट के बराबर प्रदूषण अपने फेफड़ों में भरने को मजबूर है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाशिंदों की जिंदगी 8 साल 2 महीने घट जाने की आशंका जताई जा रही है। लोग बेमौत मर रहे हैं और किसी को फिक्र तक नहीं। इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक एनवायरनमेंट बेटर रहता है, ह्यूमन का हेल्थ बेटर रहता है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये करते आशा करते हैं कि हेल्थ एनवायरनमेंट जल्दी सुधार जाए। कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे हो, ये उनके सिर्फ अपने जेब भरने के तरीके हैं। इससे कोई पॉल्यूशन कम नहीं होगा सिर्फ ग्रैब 4 लगाने से या ग्रैब 3 लगाने से। सीधे सीधे शब्दों में दिल्ली की हवा का मतलब जहर हो चुका है। जान बचाने के लिए सुबह लोग मास्क पहनने को मजबूर, लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण किसी को बचने कहाँ दे रहा। सरकारी आंकड़ों में भी प्रदूषण का जोर इतना ज्यादा कि रविवार को दिल्ली के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार में AQI अपनी अधिकतम सीमा 500 को छू चुका है। इसके अलावा दिल्ली के दर्जन भर इलाकों में AQI 490 दर्ज किया गया। दिल्ली में 39 AQI स्टेशन, जिसमें सिर्फ शादीपुर में ही सबसे कम AQI 375 दर्ज हुआ, जो खराब की श्रेणी में आता है। मतलब दिल्ली में खराब हवा भी सबसे अच्छी हवा बना दी गई। ये दिल्ली में कभी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही किरण बेदी की तरफ से शेयर किया गया वीडियो, जिसमें वो सुबह 9 बजे के करीब बताती हैं कि उनके घर के अंदर का प्रदूषण रविवार शाम से 500 बना हुआ है। It's 500 since last night.
since yesterday evening, it's stuck at 500. तो दिल्ली में हवा धुआं बन चुकी है। स्कूल वालों ने बच्चों को घर में ही रहकर पढ़ने को कहा, लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में घर भी तो गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सही में, इस बार तो हद ही हो गया है, काफी ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऑड इवन भी स्टार्ट कर देना चाहिए कि कहते हैं ना, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा हो, और लोगों को कुछ ऐसा कुछ पोल्यूशन के लिए कुछ जलाना वलाना नहीं चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना पोल्यूशन में थोड़ा राहत मिले लोगों को ना। यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। हालांकि ठंड के कारण धुंध भी बढ़ गई है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा पुअर चल रहा है इन कंपैरिजन टू फरीदाबाद। और आई थिंक लोगों को इसके लिए कुछ सजग प्रयास करने चाहिए। अब दिल्ली में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा सबसे कमजोर लोगों पर पड़ रहा है, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। विडंबना देखिए, जिन बच्चों के विकास के लिए स्वच्छ हवा सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो हर सांस के साथ प्रदूषण अपने भीतर सोखने को मजबूर कर दिए गए। माता पिता को लग रहा है कि खांसी जुकाम जो ठीक हो जाएगा, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछले कई दिनों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक पर, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और सब टिपिकली वही है जो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन होना, उनको चिड़चिड़ापन होना, रात भर नींद नहीं आना, थकान रहना, ये एक अलग एक इशू है पोल्यूशन का। पर जो मेन सांस की तकलीफ होती है, खांसी जो ऐसी होती है कि ठीक ही नहीं होती, ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं, एलर्जिक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आजकल। और ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है बच्चों में, और बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं बच्चे इस समय। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से समय से पहले नवजात के जन्म और गर्भपात का खतरा बढ़ रहा है। 15 वर्ष से कम उम्र के 90% से ज्यादा बच्चे इतनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं कि उनके भविष्य का विकास खतरे में है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक साफ हवा याददाश्त के लिए जरूरी है। रिसर्च में पाया गया कि स्वच्छ हवा से बच्चे की याददाश्त में 6% तक सुधार आ सकता है, जो हर साल 4 अतिरिक्त सप्ताह के सीखने के बराबर है। पर्सनल लेवल पे तो आप लोग कोशिश करें, इंडोर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, और सुबह शाम जबकि हवा ठंडी होती है उस समय पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उस समय आप बाहर ना जाएं। और घर में दूसरे जो छोटे मोटे मेजर्स हम लोग बोलते हैं कि भाई ड्राई मॉपिंग करें, घर में अगरबत्ती वगैरह ना जलाएं, और एज फार एज पॉसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्राइवेट का इस्तेमाल ना करें। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए कि दिल्ली की हवा को हुआ क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह मौसम का मिजाज है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शुक्रवार से हवा की रफ्तार बहुत कम है, जिससे प्रदूषण के स्तर में अचानक इतना इजाफा हुआ कि पिछले 2 दिनों से पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि नमी थोड़ी सी बढ़ गई है, तापमान कम है, हवाएं कमजोर हैं। उसके कारण क्या होता है कि जब हवा ठंडी होती है और सरफेस जल्दी कूलिंग हो जाती है, तो जो फॉग है वो जम जाता है, और वो क्योंकि हवा तेज नहीं है इसलिए वो डिस्पर्स नहीं हो पाता। तो ये फॉग की एक लेयर है, और इसके साथ पॉल्यूशन भी है, तो फॉग और स्मॉग दोनों को कहा जा सकता है कि ये बना हुआ है। अब आज से हमें लग रहा है कि जो हवा है वो बदलेंगी और उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी मॉडरेट विंड चलेंगी, तो कल से फॉग की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, और जो पॉल्यूशन है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठंडी हवा में गाड़ियों का धुआं और निर्माण की धूल जैसे प्रदूषक तत्व जमा हो जाते हैं। प्रदूषक तत्वों को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो जमीन के बहुत करीब फंसे रहते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है। यह ऐसी बात है जो सरकारों और संबंधित विभाग के अफसर भी जानते हैं कि सर्दी बढ़ने पर हालात खराब होंगे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। इसलिए दिल्ली वालों को अब इस जहरीली हवा से सिर्फ वायु देवता ही बचा सकते हैं, जिनके अगले 3-4 दिनों तक मेहरबान रहने की गुंजाइश कम बताई जा रही है। तो अगली बार आपके बच्चे की याददाश्त में फर्क महसूस हो तो उसे डांटने से पहले सोचिएगा कि आपके बच्चे की याददाश्त में कमजोरी की वजह ये प्रदूषण तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। इसकी वजह दिल्ली एनसीआर में कई जगह AQI का 500 के पार जाना है। AQI अगर 0 से 50 है तो हवा ठीक मानी जाती है, इससे सेहत पर बहुत मामूली प्रभाव पड़ता है। AQI अगर 51 से 100 है तो संतोषजनक कहा जाता है और सेहत पर बेहद कम इसका कुप्रभाव होता है। 101 से 200 के बीच AQI संतोषजनक श्रेणी का होता है, जिसमें सिर्फ बीमार लोगों पर असर होता है। 101 से 200 AQI मध्यम श्रेणी का, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है।
अस्थमा, दिल पर असर इसका हो सकता है। 201 से 300 AQI खराब श्रेणी का होता है। इसमें ज्यादा देर रहने पर सभी को दिक्कत हो सकती है। 301 से 400 के बीच AQI बेहद खराब माना जाता है, जो आपको सांस का मरीज बना सकता है। और 401 से 500 के बीच AQI घातक श्रेणी का माना जाता है, जो सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर सकता है। प्रदूषण पर चर्चा हर जगह। दिल्ली की हवा जहरीली है। हालात ऐसे हो गए हैं कि राजधानी की हालत गैस चेंबर जैसी हो गई है, जिसे लेकर संसद में भी सियासी तापमान गर्म है। पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी मतलब का वो लगाऊंगी नोटिस। लेकिन दिल्ली में अगर जाएंगे तो किसी भी पेड़ की पत्ती भी साफ नहीं दिखती है। अगर पेड़ की पत्ती पर पार्टिकुलेट मैटर इतना है, इतना धुंध छा रही है उस पे, तो सोचो हमारे लंग्स की हालत क्या होती होगी, हमारा स्वास्थ्य कितना खराब होता होगा। तो ये सवाल सरकार के लिए है। उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ध्यान दे, और जो हम समझ सकते हैं वो यही है कि जब तक बीजेपी है तब तक पॉल्यूशन है। लेकिन सरकार कड़े कदम उठा रही है। पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे विधायक, पार्षद, एमपीस प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों को भी खूब डायरेक्शन दी जा रही है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो धूल के कण है, अब तो यहाँ तक कि जहाँ सफाई कभी भी तो फुटपाथ पर नहीं होती थी, फुटपाथ को साफ करके वहां पर भी जेटिंग मशीन से मिट्टी को उठाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि थोड़े कुछ समय बाद आपको इसका रिलीफ नजर आएगा। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसका सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की है, जिन्होंने 10 साल दिल्ली में शासन किया लेकिन प्रदूषण पर एक सिंगल काम भी नहीं किया। हमारी सरकार जब से दिल्ली में आई है, हम लगातार प्रदूषण से लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो बदहाल स्थिति थी उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी सरकार पूरी ताकत से लगी है और दिल्ली के लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, ये हमारी कमिटमेंट है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह जब लोग उठे तो चौंक गए। दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ था, लेकिन ये कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषित धुंध की वो चादर है जिसने बताया कि दिल्ली और आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात यह है कि हमारे देश में AQI ही नहीं बल्कि BQI भी बहुत खराब हो चुका है। BQI यानी बयान क्वालिटी इंडेक्स। जिस तरह वातावरण में प्रदूषण को नापने के लिए AQI होता है, उसी तरह राजनीतिक वातावरण के प्रदूषण को आज हम बयान क्वालिटी इंडेक्स यानी BQI के जरिए आपको दिखाते हैं। जहां रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की रैली के लिए आए कुछ नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगाए जिससे राजनीतिक मर्यादा का फेफड़ा, आपसी सौहार्द का दिल खराब होता है। जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ लगे नारों के बाद कांग्रेस से माफी की मांग बीजेपी ने की, तो कांग्रेस के नेता माफी मांगने से मना करने लगे। दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा कहने लगी कि पीएम के खिलाफ ये नारे कोई मंच से नहीं बल्कि न जाने किसने लगाए। प्रियंका का दावा है कि ऐसे मुद्दे संसद में उठाकर असली मुद्दे से बीजेपी भटकाना चाहती है। पर सवाल है कि क्या राजनीति में किसी के भी खिलाफ विवादित, मर्यादाहीन बयान देकर प्रदूषण फैलाने वाले रोके नहीं जा सकते, क्योंकि ये किसी की सियासत में फिट बैठते हैं। आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। प्रियंका गांधी को नहीं पता किसने रविवार को कांग्रेस की रैली में आए उनके पार्टी के लोगों के बीच प्रधानमंत्री के लिए अक्षम्य गालियां दी। जयपुर महिला कांग्रेस कमेटी खुद को अध्यक्ष बताती मंजुलता मीणा इसके बाद भी कहती हैं कि वो जो अपमानजनक, अमर्यादित बात प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं, ना तो वो उसके लिए माफी मांगेंगी, ना ही वो अपने बयान से पीछे हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सारे नारे उस रैली में लगाए गए जो रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस ने आयोजित कराई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुलकर रैली में आने से लेकर रैली स्थल तक पहुंचने तक मर्यादा तोड़कर नारे लगवाए जाते रहे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसी के बाद कांग्रेस से माफी मांगने की बात करते हुए संसद में बीजेपी ने सवाल उठाया, हंगामा होने लगा। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। कल कांग्रेस के रैली में
प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। अब कांग्रेस चाहती तो अपने इन 3 जिला स्तर के नेताओं के बारे में खुद पता करके उन्हें फटकार लगा सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी, इनके अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ये सब नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि हमारे मंच से थोड़े गाली दी गई। सवाल है कि क्या रैली स्थल से फिर प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, मंच से नहीं? हमने देखा नहीं अभी, और कौन है क्या बोला इसके बारे में जानकारी नहीं। भाषाई मर्यादा सबको उसका पालन करना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है। किरण रिजिजू ने सीधे उनकी पॉलिटिक्स वो जाने। भाषाई मर्यादा को तोड़ने की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। लेकिन हर तरफ से राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून दो का मतलब क्या? मर्डर होता है, ये भावार्थ होता है। ये सत्ता की कब्र, यहाँ सत्ता के बारे कहा गया है। ये एक मुहावरे के तहत लोकोक्ति की तरह इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्दों का प्रयोग गलत नहीं आपको लगता है? मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही। इसी के साथ तय हो गया कि एक की गाली पर दूसरे की गाली याद कराने की इस राजनीति में कभी भी बयानों का क्वालिटी इंडेक्स नहीं सुधरने वाला। ये प्रदूषण राजनीतिक मर्यादा के फेफड़ों को हमेशा गलाता रहेगा। और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलती हलचल से खबरदार करते हैं, जहां अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 403 में से हर सीट पर औसत 84,000 वोट का नुकसान बीजेपी को इस बार हो सकता है। इसका एक पूरा गणित समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पेश किया है, इस दावे के साथ कि यूपी में चलती वोटर रिवीजन वाली एसआईआर प्रक्रिया से 3 करोड़ 40 लाख वोट बीजेपी के घटने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दावा कर रहे हैं कि एसआईआर में अब तक करीब 4 करोड़ वोटर का नाम नहीं जुड़ पाया है। संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। यूपी जैसा स्टेट जीतने के लिए ये एसआईआर ला रहे हैं, और ये एसआईआर नहीं है क्योंकि एनआरसी ये डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 3 करोड़ 63 लाख 64,011 वोट उत्तर प्रदेश में मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख 34,902 वोट मिला। इन दोनों वोट गणित के बीच अब चर्चा उत्तर प्रदेश में अब तक की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ गायब वोटर की हो रही है, जहां पहले अखिलेश यादव दावा करते रहे कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है लोकतंत्र में। अब वोटर वाली जो चिंता अखिलेश यादव को सताती रही, उसी वोटर के एसआईआर में न जुड़ पाने को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री भी दिखने लगे। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़।
25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। योगी आदित्यनाथ ने जब ये आंकड़ा दिया तो अखिलेश यादव एक नया बोर्ड गणित लेकर आ गए, इस दावे के साथ कि 4 करोड़ का 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो बीजेपी के वोटर हैं। अखिलेश दावा करने लगे कि 3 करोड़ 40 लाख वोटों को 403 सीट में बांट दें तो हर सीट पर बीजेपी का लगभग 84,000 वोट का नुकसान हो जाएगा। और ये भी गणित समाजवादी पार्टी ने बता दी कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस गंभीरता को उन्होंने कहा 4 करोड़ अभी उन्होंने ये गंभीरता हमारे सामने प्रस्तुत की कि संगठन के रूप में, व्यक्तिगत मैं वोटर हूं तो अपने लिए हमें इस बात की अभी से चिंता करनी होगी कि हमारा वोट शुद्ध रूप से रहे और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, वो हट भी सकें। अखिलेश यादव पहले कहते रहे कि एसआईआर के लिए यूपी में समय सीमा बढ़ाई जाए। जब फॉर्म भरकर देने की मियाद 26 दिसंबर तक बढ़ गई तो अखिलेश कहने लगे कि देखो चुनाव आयोग ने उनकी सुनी, उनकी मानी। अब जब योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 26 दिसंबर तक लगकर जरा वोटर को जोड़ने का काम करो, तो अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के नुकसान को देखकर ही 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच योगी आदित्यनाथ का घुसपैठियों की पहचान से जुड़ा एक बयान बहुत चर्चा में है, जहां उन्होंने दावा किया कि 20 साल का बेटा, 30 साल का पिता और 40 साल का दादा मिले। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो बताइए उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा।
ये भी फर्जी हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर उस राज्य में यूं तो विपक्ष ही सवाल उठा रहा है जहां वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, इस आशंका और आरोप के साथ कि ये विपक्ष के वोट काटने का काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी चिंतित बताई जा रही है। शहर की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती आने वाली बीजेपी को चिंता इस बात की है कि कहीं शहर के वोटर अब की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए गांवों को प्राथमिकता न दे दें। क्या शहरों में ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर को लेकर चिंतित हो गई? क्या बीजेपी का शहरी वोटर एसआईआर में अब की गांव में अपना नाम जुड़वाने में लगा है? क्या बीजेपी को लगता है कि शहर का वोटर गांव गया तो नुकसान हो जाएगा? भले ही उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ चुकी है, लेकिन चिंता दावा है कि बीजेपी की घटी नहीं। बीजेपी की चिंता यह है कि कहीं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनको वोट देने वाला शहरी मतदाता एक जगह नाम होने के नियम की वजह से शहर की बजाय अपने गांव के पते को न चुन ले। वजह सबसे बड़ी है कि एक लाइन ऐसी चल पड़ी है कि अगर किसी का वोट गांव में नहीं है तो वो जायदाद से बेदखल हो सकता है। ये अफवाह ऐसी फैली है कि लोगों ने गांव में ही अपने वोट को प्राथमिकता दे रखी है और यही वजह है कि शहरों के वोट कम दिख रहे हैं, एसआईआर फॉर्म कम जमा हो रहे हैं और बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या यही है। तमाम ऐसे आसपास जो कस्बे हैं जहाँ नगर पालिका हैं, महापालिका हैं, टाउन एरियाज हैं, वहाँ गांव के लोग भी मकान बना लिए। गांव में भी आज वोट है उनका, शहर में भी वोट उनके मकान बन गए तो बनवा लिए। डबल वोट हो गया, कहीं के 3-3 जगह वोट हो गया है, अब एक जगह पे बच रहा है। तो कुछ लोग शहर से गांव में अपना वोट बनवाना पसंद कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब मैनपुरी है तो वहाँ के शहर में जो वोट से वो अपने गांव में जाना पसंद कर रहे हैं, प्राथमिकता गांव को दे रहे हैं। चूँकि वहाँ 5 वोट डालने को से मिलते हैं, गांव सभा का वोट, जिला पंचायत का वोट, बीडी क्षेत्र पंचायत का वोट, एमएलए का वोट, एमपी का वोट, तो प्रायोरिटी वहाँ दे रहे हैं। तो इस तरह शहर काफी प्रभाव। बीजेपी सरकार के मंत्री जिस चिंता को जता रहे हैं इसका असर अब समझिए। शहर के वोटर को लेकर बीजेपी चिंतित इसलिए है क्योंकि 2007 में जब बीएसपी की सरकार थी तब भी 12 में से 8 मेयर बीजेपी के बने थे। 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तब भी 12 नगर निगम में 10 पर मेयर बीजेपी के बने। 2017 में बीजेपी राज के दौरान 16 में 14 मेयर और 2023 में 17 के 17 मेयर बीजेपी के ही जीते। ये रिकॉर्ड कहता है कि शहर का वोटर बीजेपी को कितना बढ़ चढ़ कर वोट देता है। इसके साथ अब एक दूसरा रिकॉर्ड देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगर निगम वाले इलाके की 17 में 12 सीटें बीजेपी जीती, 71% का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि पूरे यूपी की 80 में से 36 सीट एनडीए जीत पाई, यानी स्ट्राइक रेट था 45%। मतलब यह है कि शहर में बीजेपी का स्ट्राइक रेट विपक्ष के खिलाफ धुआंधार होता है। लेकिन जब शहर का ही वोटर एसआईआर के दौरान गांव में अपना नाम दर्ज करा लेगा तो बीजेपी को चिंता सताने लगी। हमें आपकी फिक्र है, हम आपकी सुरक्षा के लिए लगातार खबरदार करते हैं, इसीलिए आज आपको उस नकली दवा की फैक्ट्री से खबरदार करते हैं जहां 3 रुपए में स्किन डिजीज और स्किन केयर से जुड़ी क्रीम बनाकर बड़े ब्रांड का ठप्पा सील लगाकर 150 रुपए तक में बाजार में बेचा जाता रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। नकली क्रीम की यह फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी में चल रही थी। 2 आरोपी पकड़े गए, दोनों 8वीं फेल हैं। यूट्यूब से दवाई बनाना सीखते थे और नकली दवा फैक्ट्री चलाने लगे। ये बताओ, इसमें क्लोबेटासोल डलता है, जेंटामाइसिन डलता है, तो तुम इसमें क्लोबेटासोल डाल रहे थे, फिर इसमें क्या डाल रहे थे? कीटोकोनोजल। अरे कीटोकोनोजल और भी तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं इसमें। तो नहीं, इसमें है बहुत सारे है, फिर पर कीटोकोनोजल जो है वो स्किन को ठीक जो तुम्हारे पास क्लोबेटासोल, प्रोप्रानोलेट, जेंटामाइसिन है? कुछ भी नहीं है। तो तुम हर चीज में क्लोबेटासोल डालते हो, कीटोकोनोजोल डाल देते? हर चीज में नहीं, क्लोब जी के अंदर कीटोकोनोजोल डालते थे ताकि स्किन शाइन में। स्किन शाइन में क्या डालते थे? उसमें तो नियासिनामाइड शायद खत्म हो गया शायद। अभी देख के बताता हूँ, वो थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा सा देखो।
ये नियासिनामाइड, ये नियासिनामाइड है। ये कहाँ से आता है? ये भी ऑनलाइन आता है। ये भी ऑनलाइन आता है। नियासिनामाइड का ऑनलाइन ये नियासिनामाइड की है। ये ऑनलाइन मंगाते हो? किस तरह से ये फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया? हमारी साइबर सेल को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से फेक मेडिसिन बना रहे हैं और काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में आगे बेच रहे हैं। इस लीड को डेवलप करते हुए हमने पहले सदर बाज़ार के इलाके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जिसका नाम श्रीराम है। इसके ऊपर पहले के 2 मुकदमे हैं जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का भी है। फिर श्रीराम ने हमें आगे बताया कि गौरव भगत नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलके ये इस तरह की फेक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और आगे उसे नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर बेचा जा रहा है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे। इस लीड को डेवलप करते हुए गौरव भगत की गिरफ्तारी की गई। गौरव भगत के इंस्टेंस पर जिस फैक्ट्री में ये सारी दवाइयाँ बन रही थी वो पूरी फैक्ट्री हमने बस्ट की है और काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से रॉ मटेरियल और जो इन्होंने खाली ट्यूब्स वगैरह रखे थे उस सब की रिकवरी की है हमने। आपको बता दूं करीब 7,500 ट्यूब्स 3 ऑइंटमेंट्स की हमने। खबरदार में हम वो मुद्दे उठाते हैं जो जरूरी हैं, वो कहानियां दिखाते हैं जो आपकी हैं। ऐसी एक खबर हमने सितंबर महीने में दिखाई। ये कहानी थी कश्मीर के एक ऐसे गांव की जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाया। उसकी गोलाबारी में गांव के कई घर तबाह हो गए। सरकारी मुआवजा जो जारी किया गया वो नाकाफी था। हमने इस गांव के लोगों की आवाज उठाई जिसका असर हुआ। भारतीय सेना भी बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर उन लोगों की मदद के लिए आगे आई। आज के वक्त में ये बहुत बड़ी बात है कि एक मकान बनाना और उस मकान में बना के एक बेसहारा औरत को है जो वो उसको बसाना, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हमारी जो आर्मी है वो हमेशा शाना बशाना हमारे साथ खड़ी रहती है और इसलिए हम जो है आर्मी का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है। भारतीय सेना का ये शुक्रिया आज तक की 7 सितंबर को दिखाई गई रिपोर्ट के बाद बदले हालात के लिए किया जा रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी उसमें यहाँ करना में बहुत सारे मकान जो है नुकसान हुए थे, बहुत सारे ज़मींदोज़ हो गए थे मकान, बिल्कुल जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का माहौल था। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, श्वेता सिंह, उन्होंने यहाँ से आके रिपोर्ट की और यही जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से इन्होंने जो है रिपोर्टिंग की थी। तो उसकी वजह से उसके बाद जो है यहाँ पे फिर बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसर आए हमारे और उन बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई, यहाँ सब आए। तो उसके बाद एक नया स्टेप लिया गया। जिस तरीके से पूरा घर वो हो गया है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हाजीनार गांव में रहने वाले लोगों के बलिदान से देश को रूबरू कराया था। खबरदार क्या कि कैसे इनकी कुर्बानी के बावजूद सरकारी मदद को एक आंकड़े में सीमित किया जा रहा है। आप यहाँ पर जो छर्रे, जो शेल्स के निशान, जो टूटे हुए घर देख रहे हैं वो केवल एक घर नहीं है, पूरी गृहस्थी उजड़ जाती है, जीवन उजड़ जाता है। और इसीलिए जरूरी है कि जो पुराने पैमाने तय कर दिए गए हैं उन पर एक बार फिर तो नजर डाली जाए। आज तक ने मांग की थी कि पाकिस्तान से लगी सीमा के पास रहने वाले लोगों के घर तबाह होने पर मिलने वाले मुआवजे की नीति पर नए सिरे से दोबारा विचार हो, मुआवजा बढ़ाया जाए। आज तक की कोशिश और जनता के समर्थन ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहने वालों की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर दिए हैं। जो घर पाकिस्तानी सेना की दुश्मनी की आग में झुलसे वहां दोबारा अब जिंदगी गुलजार हो रही है। ये विंडोज हैं। तो उसके बाद जो है एक स्टेप लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से कि जो यहाँ पे जो है मकान बना के दिया जाए। और उसके बाद जो है यहाँ इस मकान का काम शुरू हुआ। इस मकान में आज जो है तकरीबन कंप्लीट ये आखिरी पड़ाव पे है। तो आज हम यहाँ पे इस वक्त तभी जमा हुए हैं क्योंकि यहाँ हमें इंडियन आर्मी का जो है शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ये एक बेसहारा औरत थी तो इसको कौन बना के देता। इसके छोटे छोटे तो बच्चे थे क्योंकि इसके पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। तो उस वजह से इंडियन आर्मी ने एक स्टेप उठाया और यहाँ पे बाकी जो है बाकी जगह पे भी बहुत सारी यहाँ पे मदद की गई। ऑपरेशन सिंदूर में हार से बौखलाए पाकिस्तान ने सबसे पहले इस गांव को निशाना बनाया था। इस गांव में ज्यादातर फौजी रहते हैं, इसलिए सारे हमले हंसते हुए झेल गए। लेकिन इस हमले से कई घर तबाह हो गए। सर्दियों में रहने को लेकर चिंता खड़ी हो गई। जब पहले बम गिरा ना वो मेरे ही मकान पे गिरा था। अच्छा, उधर? हाँ, उधर मेरे ही मकान पे गिरा था ना। जो पहले बम गिरा था वो मेरे ही मकान पे गिरा था।
आज तक के जरिए सेना तक जब ये पुकार पहुंची तो उसका असर हुआ। सेना मदद के लिए आगे आई और देखते ही देखते जमींदोज हुई ये दीवारें फिर पूरी ताकत से खड़ी हो गईं। सेना ने आश्वासन दिया था लोकल्स को कि वो मदद जरूर करेगी और आज अगर उस इलाके की बात करें तो कई सारे जो डैमेज्ड मकान थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। सेना ने उसमें भरपूर मदद की है और कई मकानों के लिए मटेरियल भी जिसमें रेत, सीमेंट और बाकी चीजें हैं वो लोकल्स को दिया गया है। अभी ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि ठंड का मौसम है, डीप विंटर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उससे पहले ही कई सारे लोगों के सर पे जो है छत लौट आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वहां के लोगों के लिए क्योंकि उनकी जिंदगियां बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त हुई थी। सेना की मदद से इस गांव में कई क्षतिग्रस्त घरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि दूसरे कई घर बनाने का काम जारी है, जिससे न सिर्फ एक बेसहारा मां की चिंताओं को खत्म किया गया बल्कि पाकिस्तान के हमलों को झेलने की नई ताकत सरहद पर रहने वालों को दे दी गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य शामिल हैं। आरोप पत्र में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले से जुड़े सहायक सबूतों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें प्रतिबंधित लश्कर और टीआरएफ को पहलगाम हमले की योजना बनाने, उसमें सहयोग करने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक कानूनी इकाई के रूप में आरोपित किया गया है।